चलिए अब जो हम लोग का नेक्स्ट मेथड है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग वी बाई वी से डिनोट करते हैं। वी बाई वी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में रीड करते हैं। वी बाई वी मतलब क्या, वी डिवाइडेड बाई वी। वी मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसी कारण इसको वी बाई वी बोला है। वी बाई वी मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम या फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसीलिए इसको वी बाई वी से डिनोट किया गया। तो देखिए क्या बताया गया है, हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वही कंपोनेंट मतलब क्या, आपको दोनों चीज के बारे में बता रहे हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालना है तो आपको वही पुट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बार बार जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको समझाऊंगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाह रहा हूँ किसी स्कूल में आपका 4 बॉयज है और 6 गर्ल्स है, तो आप मेरे को बताइए कि कितना परसेंट बॉयज उस स्कूल में प्रेजेंट है और कितना परसेंट गर्ल्स उस स्कूल में प्रेजेंट है। तो परसेंटेज हम लोग निकालते थे जब हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉयज का नंबर डालते हैं कि कितना नंबर बॉयज है डिवाइडेड बाय टोटल जो पॉपुलेशन है स्कूल में। टोटल पॉपुलेशन क्या है, 4 + 6 10 इंटू 100% से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 10 से 0 से 0 कट गया तो क्या निकला हम लोग का, आया रिजल्टेंट 40%। तो 40% बॉयज है तो 60% हम लोग का क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो इसी कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज, तो उसको टोटल के साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया, आशा करता हूं कि क्यों बार बार हम लोग टोटल के साथ डिवाइड करें। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ml of ethanol is dissolved in water such that total volume of the solution is 100 ml। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात किए कि परसेंट में हम लोग को क्या करना है कि जो सॉल्यूशन है उसको 100 ml बनाना है। जैसे हम लोग परसेंटेज मास परसेंटेज में देखे थे कि जैसे 10% जब बोलेगा उसको हम लोग 10 ग्राम एज्यूम करेंगे, लेकिन वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ग्राम से मेजर नहीं करते हैं, लीटर या ml से मेजर करते हैं। इसलिए जब 10% बोलेगा तो उसको हम लोग 10 ml लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिए। जैसे मास परसेंटेज में देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मास परसेंटेज में आप देख रहे हैं 10% को हम लोग को बोल रहा था कि 10 ग्राम एज्यूम करो, और 10 ग्राम अगर है तो हम लोग डायरेक्ट मतलब ये निकाल ले रहे थे, मतलब कि अगर 10 ग्राम है और 100 ग्राम सोल्यूशन हम लोग को बनाना है तो जो वाटर या सॉल्वेंट है वो 90 ग्राम है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 90 ग्राम, लेकिन आप एक चीज ध्यान गौर कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे 10 ml इथेनॉल लिखा हुआ है लेकिन 90 ml वाटर नहीं लिखा हुआ है, 90 ml सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ है। क्यों जानते हैं, क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इससे मास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट एग्जैक्टली 10 ग्राम और 90 ग्राम को ऐड करके हम लोग 100 ग्राम बना सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम में ये एक आपको मतलब एक एग्जांपल दिया जा रहा है, वॉल्यूम को हम लोग एग्जैक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता है, इसलिए 10 ml यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि 90 ml ही एग्जैक्ट होगा। हाँ एग्जैक्टली हम लोग को 100 ml बनाना है, ये एग्जांपल के लिए बनाना आपको बताया जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम को एग्जैक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये लाइन समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस यूनिट्स। इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो मेथड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो मेथड है, वो जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जब हम लोग का सोल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में है तो उस तरह का सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे बोला जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल ग्लाइकॉल, इथेनॉल ग्लाइकॉल लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूट है। एन एंटी फ्रीज इज यूज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। At this concentration, the antifreeze lower the freezing point of water to 255.4 Kelvin और -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो इथिलीन ग्लाइकोल है उसको हम लोग एक एंटी फ्रीज के तरह यूज करते हैं। कैसे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा डिटेल्स में समझाइए। जैसे कार में क्या होता है, इंजन में हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ कोल्ड एरिया है, कोल्ड प्लेस में है, ठंडा का प्लेस में, या विंटर के सीजन में क्या हो सकता है कि अगर हम लोग सिर्फ पानी मिलाएंगे उसमें तो हो सकता है कि पानी जम जाए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, पानी बर्फ हो जाए, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो रेडिएटर का पाइप है वो फट सकता है या इंजन खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंपल पानी ना मिला के पानी के साथ इथेनिल ग्लाइकोल को डाल के
वो इंजन में डालते हैं। इथेनिल ग्लाइकोल जब पानी में डाल देते हैं तो क्या करता है, वो एक एंटी फ्रीज का तरह काम करता है। मतलब एंटी फ्रीज का मतलब क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 273 डिग्री केल्विन होगा, तो 273 केल्विन। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इथानॉल ग्लाइकोल अगर हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल अगर हम लोग डाल देते हैं तो जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होने वाला रहता है वो -17.6 डिग्री में जाके फ्रीज होता है। या जो वाटर 273 केल्विन में फ्रीज होने वाला रहता है वो 255.4 केल्विन में जाके फ्रीज होता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का इंजन मतलब ठंडा के दिन में भी या कोल्ड एरिया में भी अगर कार ट्रेवल करता है तो इंजन सेफ रहता है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि एंटी फ्रीज के लिए जो इथेनिल ग्लाइकोल है वो एंटी फ्रीज एज ए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम में ये आ सकता है, आपको ये हाईलाइट करके रखना है ये पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग क्या देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग W/V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा टर्म है, ज्यादा हम लोग इसमें टाइम नहीं गवाएंगे, जस्ट एक रीड मार के आगे बढ़ेंगे। अनदर यूनिट which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage. It is the mass of a solute dissolved in 100 ml of the solution. mass by volume जो परसेंटेज है उसको बेसिकली बताया जा रहा है कि जो मेडिसिन और फार्मेसी कंपनी है मेडिसिन बनाने के लिए इस मेथड का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 ग्राम मास को 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से हम लोग का ये समझना। जो नेक्स्ट हम लोग का मेथड है, फोर्थ मेथड, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए पार्ट्स पर मिलियन में क्या बताया गया कि पार्ट्स पर मिलियन जो है वो मेथड कब हम लोग यूज करते हैं। जैसे पार्ट्स पर मिलियन जब क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो बहुत मतलब स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मान लीजिए मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में किसी सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में, तो उस समय ये मास परसेंटेज जो मेथड है, वॉल्यूम परसेंटेज में जो मेथड है, ये मेथड क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब परसेंटेज का जो ये है मतलब मेथड है वो अप्लाई करके इसका कंसेंट्रेशन निकालना उतना आसान नहीं रहता है, बहुत दिक्कत होता है। तो इस मतलब जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है उसको मतलब इन्वेंट किया गया। इसमें क्या करते हैं, देखिए चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन से कंसेंट्रेशन निकालते हैं एकदम स्मॉल अमाउंट सोल्यूट का भी। इसी when a solute is present in trace quantity मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी, it is convenient to express concentration in parts per million। parts per million मतलब क्या, जैसे परसेंट मतलब हर पर 100 में कितना, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब पर 10 लाख में कितना, 10 लाख में कितना पार्ट, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन एंड इज डिफाइंड एज पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट में फिर से हो जाएगा, सोल्यूट भी ले सकते हैं या सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू, यहाँ पे 100 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज मेथड नहीं है, ये पार्ट्स पर मिलियन मेथड है। जैसे परसेंटेज में हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोनेंट ले रहे थे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का कंपोनेंट ले रहे थे इनटू 100 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें 10 लाख को हम लोग बेस मानते हैं। 10 लाख मतलब क्या, 10 to the power 6, 10 to the power 6 को अगर खोलेंगे तो 10 लाख आपका होगा। तो देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज द कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। जैसे परसेंटेज का केस में हम लोग आपका मास टू मास निकाल रहे थे, मास टू मास परसेंटेज, वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, उसी प्रकार पार्ट्स पर मिलियन में भी हम लोग मास टू मास निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा कि 100 से ना मल्टीप्लाई करके 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास में भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका मास भी हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में भी वो जो एकदम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सोल्यूट उसका वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, 100 से ना मल्टीप्लाई करके 10 to the power 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल। ए लीटर ऑफ सी वाटर व्हिच वेट 1030 ग्राम मतलब 1030 ग्राम कंटेन अबाउट 6 into 10 to the power 3 10 to the power -3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब क्या,
वही ऑक्सीजन जिसके जरिए क्या करता है, जो एक्वेटिक रहता है, फिश वगैरह ये सब क्या करता है, वो उसको ऑक्सीजन मिलता है उसी डिजोल्व ऑक्सीजन से। तो इसमें क्या बता रहा है, जो 1 लीटर सी वाटर है, जिसको लोग अप्रोक्स वेट किया है कि 1000 ग्राम, अप्रोक्स हम लोग 1030 यहाँ पे है, 1030 ग्राम जो है उसमें, मतलब 1030 ग्राम सी वाटर में कितना डिजोल्व मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन मतलब सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट रहता है, 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ मतलब आप देखिए 6 × 10⁻³ मतलब क्या, 6/1000 मतलब क्या, 0.006 ग्राम। आप समझ रहे हैं, 0.006 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट रहता है। इसको नॉर्मल मेथड से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, इसको पार्ट्स पर मिलियन मेथड से ही निकाल सकते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन का आपको कंसेंट्रेशन निकालना है 1 लीटर सोल्यूशन में या 1000 ग्राम सोल्यूशन में, तो पार्ट्स पर मिलियन में ही आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे और एग्जाम्पल क्या है, सच ए स्मॉल कंसेंट्रेशन such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10⁻⁶ ग्राम और 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। इसे 1000 ग्राम में जो 6 × 10⁻³ ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है, इसको दूसरा और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम और 5.8 ppm। देखिए यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पे 6 ग्राम लिए हैं और यहाँ पे 5.8 ग्राम क्यों ले रहे हैं। देखिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, इसका जो मतलब कंसेंट्रेशन है वो फिक्स नहीं रहता है। मतलब आपका 1000 ग्राम ऐसा नहीं है कि 1000 ग्राम हम लोग पानी लिए तो उसमें फिक्स्ड होगा उसका कंसेंट्रेशन डिजोल्व ऑक्सीजन का कि 6 ग्राम ही होगा, ये फिक्स नहीं रहता है, 6 से 8 तक वेरी करता है। 100 ग्राम पानी लिए हैं, लेकिन अगर 100 ग्राम पानी कोल्ड रहता है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ उसका कंसेंट्रेशन वेरी करता है। अगर 100 ग्राम वाटर ही लिए हैं और अगर कोल्ड वाटर रहेगा तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर वो हॉट वाटर रहता है तो उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा वेरी कर रहा है, एक जगह यहाँ पे 6 लिया है, एक जगह यहाँ पे 5 लिया है। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चल आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमोस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर ml और ppm। देखिए जो पोल्यूटेंट रहता है वाटर में या एटमॉस्फेयर में, जो मतलब इम्प्यूरिटी रहता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में, वो बहुत मतलब ट्रेस अमाउंट में रहता है, उसको भी हम लोग ppm में या माइक्रोग्राम पर ml में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे जो ppm है इसको हम लोग मतलब कितना तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब दर्शा सकते हैं। जो ppm है इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। देखिए अगर 1 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम में बोले, या फिर 1 मिलीग्राम को 1 लीटर में बोलें, या फिर 1 माइक्रोग्राम को 1 मिलीलीटर में बोलें, तो ये तीनों क्या है, तीनों सेम है। मतलब तीनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है। अगर तीनों को इंटर कन्वर्टेबल करेंगे तो वही आपको मतलब रिजल्ट निकल के आएगा कि 10 लाख में कितना पार्ट, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल है। तो इसको घुमा घुमा के कभी बार लिखता है 10⁻⁶ से कभी कंपेयर किया जाता है, या 1 लीटर अगर 10⁻⁶ ले रहा है तो 1 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर 1 लीटर ले रहा है, या जैसे यहाँ पे वाटर में 1 लीटर को अप्रोक्स 1000 ग्राम ले रहा है, 1 लीटर या 1000 ग्राम ले रहा है, तो आपको उस टाइम में 1 ग्राम नहीं लेना है, 1 मिलीग्राम लेना है, मतलब 10⁻⁻3। अगर 1 ml ले रहा है तो उस टाइम में आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 माइक्रोग्राम लेना पड़ेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ज्यादा हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो वर्ड मोल है वो एग्जैक्टली है क्या। मोल एग्जैक्टली क्या है, मोल एग्जैक्टली क्वांटिटी को बताता है। कैसे क्वांटिटी को बताता है सर, देखिए जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ। जैसे डजन हम लोग बोलते हैं, जैसे आप ठेला में जाके बोलते हैं कि 1 डजन केला दीजिए मेरे को, तो डजन जो हम लोग यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि 12 क्वांटिटी को, 12 क्वांटिटी आपको देता है। जैसे पेयर हम लोग बोलते हैं, शू का पेयर होता है, ट्राउजर पेयर में आता है, कुछ भी हम लोग कपड़ा वगैरह पेयर में लेते हैं। पेयर मतलब क्या, पेयर मतलब 2 क्वांटिटी को बताता है। तो इसी वगैरह मोल जो है ये क्वांटिटी को बताता है। कितना क्वांटिटी को बताता है, 6.022 × 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि डजन और पेयर जो है हम लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में डीलिंग में कुछ सामान खरीदने में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो मोल है उसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि 6.022 × 10⁻23 मतलब क्वांटिटी प्रेजेंट है। मोल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करता हूँ कि मोल जो टर्म है वो आपको समझ में आया। देखिए मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, commonly used symbol for mole fraction is chi, and subscript used on the right hand side of chi denotes the component. It is defined as mole fraction of a component is equal to number of moles of the component divided by total number of moles of all the components. देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं,
जो आपको लगेगा कि ये एक्स है, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये ग्रीक वर्ड काई से हम लोग डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंड सब्सक्रिप्ट यूज ऑन द राइट साइड। सब्सक्रिप्ट यूज ऑन द राइट साइड मतलब देखिए, जैसे ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे काई है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। जो ऊपर में रहते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और नीचे जो लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्ट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन के लिए। तो सब्सक्रिप्ट जो है राइट साइड में, जैसे मोल फ्रैक्शन का राइट साइड में सब्सक्रिप्ट यूज है, यहाँ पे भी देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं। कौन सा कंपोनेंट मतलब, कंपोनेंट में हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि कंपोनेंट मतलब दोनों टर्म इंक्लूड हो जाता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट। सोल्यूट ले रहे हैं या सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्ट से पता चल जाता है हम लोग कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। वो हम लोग मोल फ्रैक्शन का जो सब्सक्रिप्ट है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी मिक्सचर, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na and Nb रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। जैसे मान लीजिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिए, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या, मतलब दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। मान लीजिए ए एक सॉल्यूट है और बी एक सॉल्वेंट है, तो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ए जो सॉल्यूट है उसका मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेजेंट है Na, उसको रिप्रेजेंट किए Na से, और जो सॉल्वेंट है या बी जो कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है वो Nb प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लीजिए मैं ए को सॉल्यूट लेके चल रहा हूं एग्जांपल के लिए तौर पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो सॉल्यूट का अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और देखिए जैसे बोल रहा है कि सब्सक्रिप्ट से हम लोग को पता लग जाता है कि किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है एक्स ए से हम लोग को पता चल जा रहा है कि जो ए है कंपोनेंट ए, उसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव, क्या फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन था तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए ए फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे xi इज इक्वल टू ni डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डॉट 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 ni इज इक्वल टू ni समेशन ऑफ ni। समेशन मतलब क्या, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स, सारा कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग समेशन से डिनोट करते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया। तो चलिए आगे हम लोग रीड करते हैं। इट कैन शोन दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टर्म है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज करेंगे आगे, कि किसी गिवन सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, मान लीजिए 5 कंपोनेंट है, तो 5 कंपोनेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, हर कंपोनेंट का अलग अलग हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट लेंगे और उसको 5 कंपोनेंट का मोल से डिवाइड करेंगे, दूसरा कंपोनेंट लेंगे उसको 5 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मोल से डिवाइड कर देंगे, तो पांचों कंपोनेंट का हम लोग अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और अलग अलग मोल फ्रैक्शन का, पांचों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो 1 होगा, उसका जो सम होगा वो 1 होगा। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि किसी सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे आता है देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 कंपोनेंट लिया हूँ, ए बी और सी। किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए बी और सी। ए का मोल्स कितना है, 2 मोल्स ए प्रेजेंट है, बी 4 मोल्स बी प्रेजेंट है और 6 मोल्स आपका सी प्रेजेंट है। अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 2 मोल्स मेरे को ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है, जितना भी कंपोनेंट्स का मोल है सबको हम लोग को ऐड करना है। 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12। तो 2/12 क्या आ गया, ए का मोल फ्रैक्शन आ गया। उसी प्रकार अगर मेरे को बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 4/12 मेरे को लिखना पड़ेगा, 4 + 2 + 4 + 6, तो 4/12 क्या हो गया, बी का मोल फ्रैक्शन आ गया। उसी प्रकार का सी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग तो 6/12 आएगा। तो मेरे को देखिए एक सॉल्यूशन में जो ए बी सी 3 कंपोनेंट था, तीनों का मोल फ्रैक्शन मेरे को मिल गया, 2/12, 4/12, 6/12। तो तीनों का मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए क्या वैल्यू आता है। जैसे मैं तीनों का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे रहा हूँ, देखिए 2/12 को मैं जोड़ दिया, 4/12 को और 6/12 को, तीनों को अगर जोड़ दिया तो देखिए एलसीएम 12 आया, 2 + 4 6, 6 + 6 = 12, 12/12 = 1। तो देख आपको समझ में आया कि कैसे अगर हम लोग सारा मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यही वाला पॉइंट में आपको बताया गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया है, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन जो यूनिट है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो चीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, किसी सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ बहुत ज्यादा उसका रिलेशन रहता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ओलिगोटिव प्रॉपर्टी टॉपिक पढ़ेंगे इसको डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा मैं समझाऊंगा भी आपको। जो मोल फ्रैक्शन जो है
ऑक्सीक सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ बहुत ज्यादा मतलब उसका रिलेशन रहता है। जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर लेते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे जो वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोल फ्रैक्शन के साथ। वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला है कि से वेपर प्रेशर विद द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फिर से एक बार रीडिंग करते हैं। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग some physical properties of a solution, say vapor pressure with the concentration of the solution and quite useful in describing the calculation involving gas mixture। मोल फ्रैक्शन गैस मिक्सचर का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो भी इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और क्या बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर और कंसेंट्रेशन के साथ भी क्या होता है, इसका रिलेशन बताता है मोल फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि देखिए वेपर प्रेशर और कंसेंट्रेशन का रिलेशन क्या है, अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है तो वेपर प्रेशर बहुत कम कम होता है। तो मोल फ्रैक्शन और कंसेंट्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है तो क्या होता है, कंसेंट्रेशन उसका हाई होता है, और कंसेंट्रेशन अगर हाई होता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट का बताने का मतलब यही है जो मैं अभी बताया कि कैसे मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और कंसेंट्रेशन एक दूसरे से रिलेशन है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से ये पॉइंट समझ में आया है।